नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में 2025 का चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। दरअसल लालू नीतीश के इर्द गिर्द घूमने वाली बिहार की सियासत में अब पीके एंट्री लेने वाले हैं। जी हाँ, दरअसल प्रशांत किशोर अब 2025 के चुनाव में एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि उनके आने से किस किस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता मयंक मौली जी, आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, जन स्वराज मुख्य प्रवक्ता संजय कुमार ठाकुर जी, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं सौरभ जी से लेना चाहूंगी। सौरभ जी, क्या पीके सबकी टेंशन बढ़ाने वाले हैं, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो या फिर जेडीयू हो? जी बिल्कुल सबा, आपने बिल्कुल सही बोला कि टेंशन जरूर बढ़ेगी। तमाम जो मौजूदा पार्टी है, चाहे जदयू हो, बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो, और केवल पीके नहीं बल्कि आपको पता होगा कि अभिनेता पवन सिंह जो हैं वो भी अपनी नई पार्टी बना रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का जो नाम रखा है वो सर्व समाज पार्टी, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा है। और उन्होंने भी ऐलान किया है कि अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा 2025 का, उसमें उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि उनकी जो पार्टी है जन स्वराज, वो तमाम बिहार की जो 243 सीटें हैं सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। और प्रशांत किशोर ने ये भी दावा किया है कि उनकी जो पार्टी है वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, यानी चुनाव से पहले या चुनाव के बाद वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि काफी आश्वस्त दिख रहे हैं प्रशांत किशोर। उनका यह भी दावा है कि हमारी सरकार बनेगी और हमारा मुख्यमंत्री होगा। अपने 2 सालों का जो अनुभव है वो मीडिया के सामने वो रख रहे हैं। लगातार वो करीब 2 सालों से 2022 2 अक्टूबर से उन्होंने अपनी पदयात्रा शुरू की थी और अभी तक लगातार उनकी पदयात्रा जो है वो लगातार जारी है। लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि 50% बिहार की जनता जो है वो मौजूदा पार्टी और मौजूदा जो नेता है उससे ऊब चुकी है, त्रस्त हो चुकी है और वो चाहती है कि परिवर्तन हो। तो इस उम्मीद के साथ प्रशांत किशोर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी लड़ेगी। अब ये देखना होगा कि पब्लिक को कितना मतलब पब्लिक का कितना सपोर्ट जो है वो प्रशांत किशोर को मिलता है या फिर पवन सिंह को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात जरूर है कि प्रशांत किशोर के आने से थोड़ी चिंता जरूर, चाहे बीजेपी की हो, आरजेडी की हो या फिर जदयू की है, जरूर बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं संजय कुमार ठाकुर जी का। संजय जी, पीके की यानी कि प्रशांत किशोर की एंट्री होने वाली है 2025 के चुनाव में, तो क्या किसको टक्कर देने वाले हैं असल में आप लोग? देखिए, पिछले 9 जून को पटना के अधिवेशन में ये निर्णय ले लिया गया कि ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर जन स्वराज एक राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित होगी। जन स्वराज पार्टी उसका नाम होगा। ठीक कहा हमारे सौरभ भाई जी ने, जो 2 अक्टूबर 2022 से उन्होंने पदयात्रा करी और पदयात्रा का ये मकसद है कि गांव-गांव जाकर वहां के हालात को समझना, उसका जायजा लेना, लोगों की गरीबी गुरबुती को अपनी नजरों से देखना और सही सोच, सही लोग को एकजुट करके, उसकी तलाश करके, एकजुट करके एक नया राजनीतिक विकल्प पैदा करना। चूंकि ठीक कहा उन्होंने कि बिहार में 50 से 55% लोग नए राजनीतिक विकल्प की बाट जोह रहे हैं। वो लोग इन दोनों दलों से, दोनों गठबंधनों से, भारतीय जनता पार्टी जदयू गठबंधन से, राजद और कांग्रेस गठबंधन से खार खाए हुए हैं, त्रस्त हैं और विकल्प के अभाव में मजबूरी में कोई लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट दे रहे हैं। ये हालात बिहार के बने हुए हैं। इसलिए प्रशांत किशोर जी पूरी मजबूती और मुस्तैदी के साथ अगला 2025 का विधानसभा चुनाव लोग 243 सीटों पर बिना किसी गठबंधन के, बिना किसी राजनीतिक दलों से तालमेल किए चुनाव लड़ेंगे और
निश्चित रूप से हम परिवर्तन लाएंगे, बिहार में इनकलाब का दौर चलेगा और जन स्वराज सरकार में काबिज होगी। चलिए ठीक है संजय जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं मयंक मौली जी का। मयंक मौली जी, क्या लग रहा है आप लोगों को, टेंशन बढ़ रही है आप लोगों की? पीके की भी एंट्री होने वाली है, जो दूसरों की मदद करते थे वो अब खुद अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने और राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार है। तो सेम गोज विद प्रशांत किशोर एज वेल, उनको भी पूरा अधिकार है। रही बात आपने जिस मदद की बात करी, तो वो मदद नहीं, वो उनका पेशा है। तो पेशेवर राजनीति और राजनीति को पेशा बनाना दोनों में कहिए बड़ी जमीन आसमान की बात है। लोकतांत्रिक पार्टियां जो हैं पूरे देश वर्ष की, उन्होंने भैया अपना एक उनका कैडर है, उनकी एक कहिए कि एक इतिहास रहा, एक परिपाटी है। और प्रशांत किशोर जी भी अगर पूर्णतया राजनीति मानना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। हम तो वो पार्टी है जो कि 2 सांसद से आज कहिए कि भैया तीसरी बार देश में कहिए सत्ता पे काबिज हुए हैं, तो राजनीति में उनका भी स्वागत है। वो जो चाहे अपना जोर आजमाइश कर सकते हैं। रही बात जो उन्होंने कहा कि विकल्प के अभाव की, तो ऐसा नहीं है। अभी रिसेंट जो चुनाव बीते हैं उसमें भारतवर्ष ने जता दिया है कि वो किस विकल्प के साथ है। और देश में तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने 1962 के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिनको सत्ता सौंपी है। प्रशांत किशोर जी का भी स्वागत है, अगर वो आना चाहें तो हमें उससे कोई टेंशन नहीं जी। चलिए ठीक है मयंक मौली जी, सीधा रुख करते हैं प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद सिन्हा जी, बीजेपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि कोई टेंशन नहीं है, सबको चुनाव लड़ने का हक है। आप लोगों की क्या राय है इस बात पर? देखिए सभा जी, ये बिल्कुल सही बात है कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो चुनावी राजनीति में पार्टिसिपेट करे, भाग ले, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो लोग निर्दलीय भी जो किसी दल से नहीं होते हैं वो भी चुनाव लड़ते हैं। तो हमारा जो बिल्कुल, लेकिन क्या लग रहा है आपको उनके आने से आप लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली है? देखिए, यह मुश्किलों का कहीं कोई बात नहीं है। आप देखिए कि 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो जनसभाएं की, जनता के बीच गए और उन्होंने जो कमिटमेंट किया था, उस कमिटमेंट पर अल्पकाल में 17 माह की सरकार में उन्होंने उस काम को पूरा करने का, अपने वायदों को पूरा करने का काम किया। और जिसका परिणाम है उस 2020 के भी चुनाव में आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल जो है 1 नंबर की पार्टी बन करके उभरी। 17 माह के कार्यकाल में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने कमिटमेंट को पूरा करने का काम किया। और अभी 2024 के चुनाव में आप देखिए कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगभग 251 जनसभाएं करने का काम किया, जनता के बीच जाने का काम किया और देश के उन तमाम ज्वलंत समस्याओं को उठाने का काम किया। बिहार के परिप्रेक्ष्य में हो, देश स्तर की बात हो, तमाम समस्याओं को उठाने का काम किया। और जो मत परिणाम आए, संख्या में हम थोड़े से, जो हमारी आकांक्षा थी कि हम और ज्यादा सीट किए कि बिहार में फिर से जो है मत प्रतिशत में राष्ट्रीय जनता दल जो है 1 नंबर की पार्टी बन के उभरी। 2019 में हमको मिला था 15%, जो बढ़ करके 22.5% हो गया। भारतीय जनता पार्टी को 24% मिला था, उनको घट करके 20% हो गया। जनता दल यूनाइटेड को 22% मिला था, वो घट करके 18.5% हो गया। तो आप इस प्रकार से आप देख लीजिए कि जनता का विश्वास, जनता का समर्थन जो है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के साथ है। और हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। किन्हीं के आने और किन्हीं के चुनावी मैदान में उतरने से हम लोगों को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2025 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, जब भी चुनाव हो हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात है कि अब बिहार की जनता मन बना ली है आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए। चलिए ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं रामपुकार सिन्हा जी का। रामपुकार सिन्हा जी, आपको क्या लग रहा है, अगर बात पीके की करें तो उनके लिए बिहार कितना चैलेंजिंग होने वाला है 2025 में? सभा जी, हम लोगों ने 2020 के चुनाव में हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने तीसरा फ्रंट बनाकर बिहार की भूमि को एक प्रयोग के रूप में लिए। एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन, और उसमें तीसरा गठबंधन बना था नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, GDFS, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट, जिसके हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा गया था। तो मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ
अगर प्रशांत किशोर जी बिहार में आ रहे हैं तीसरा विकल्प लेकर, तो मैं कहना चाहता हूं प्रशांत किशोर जी के पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं बिहार के मेरे बड़े भाई संजय ठाकुर जी, जो हम लोग दोनों पत्रकारिता के मेरे बड़े भाई रहे, मैं उनका छोटा भाई रहा हूं और दोनों हम लोग चंपारण से बिलोंग करते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए बिहार की धरती पर अभी जो स्थिति है, एनडीए गठबंधन के साथ पूरा बिहार की तमाम जनता विश्वास रखी हुई है और एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। अभी बिहार की जनता जो बिहार का विकास देखा है, बिहार की जनता जो बिहार का सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य ये देख रहा है, उस पर अभी बिहार की जनता की नजर सिर्फ और सिर्फ एनडीए गठबंधन पर है, बाकी किसी गठबंधन पर और किसी पार्टी पर नहीं जा रहा है। और बिहार में कितना प्रयोग के रूप में प्रशांत किशोर जी आ पाएंगे, कितना लोगों को किस मुद्दा के तहत, उनका मैनिफेस्टो क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, उनका राजनीति करने का क्या सोच है, वो क्या चाहते हैं बिहार में, अपना तो पहले एक आइडियोलॉजी पूरे बिहार की जनता के समक्ष प्रस्तुत करें। उनका पार्टी बिहार लेवल का होगा कि देश लेवल का होगा कि जिला स्तर का होगा, ये पहले बिहार की जनता को बताना पड़ेगा। हम लोग भी देखे हैं, लोग ये कहते थे भूपेंद्र जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बिहार में लड़ाई दो ग्रुप में हो गई थी, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन। उस बीच में भी हम लोगों ने 10,000 से लेकर 45,000 तक वोट लाया, लेकिन उस गठबंधन में सिर्फ ओवैसी साहब की पार्टी के 5 विधायक बने और एक बहुजन समाज पार्टी के बने, बाकी हम लोग पार्टी से कोई नहीं बन पाया। लेकिन इतना मैं कह देना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी अगर बिहार में पार्टी को स्थापित करना चाहता है तो हमारा देश लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाला है। हमारे देश में सबको स्वतंत्रता है कि कोई भी अपनी पार्टी बनाकर अपना राजनीति शुरू कर सकता है। लेकिन अब प्रशांत किशोर जी कितना कुशल राजनेता होंगे, या प्रशांत किशोर जी एक अच्छे सेफोलॉजिस्ट हैं, प्रशांत किशोर जी एक अच्छे रणनीतिकार है कि राजनेता हैं, ये तो बिहार की जनता उनको बताएगी। लेकिन एक जो चुनाव हुआ था शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में और प्रशांत किशोर जी उस उम्मीदवार को समर्थन किए थे सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, तो उसमें उनको सफलता मिली थी, मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन बिहार के आम चुनाव में जो पब्लिक डोमिनेंट चुनाव होता है, उसमें बिहार की जनता अभी भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकास, न्याय के साथ विकास और एनडीए गठबंधन का एक पूरा जो धर्म है और देश में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरी बार आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे बिहार की जनता उसी पर टकटकी लगाकर देखा हुआ है। और पूरा 2025 में हम लोग एनडीए गठबंधन को मजबूती से सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत वाली सरकार एनडीए गठबंधन की बनेगी, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। प्रशांत किशोर जी भले बिहार की जमीन पर अभी संघर्ष करें, अब वो दौर शायद 1974 का लोक प्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन का दौर आएगा, उसके लिए पहले परिश्रम करना पड़ेगा। यहाँ अभी हम लोग न्याय के साथ विकास का काम कर रहे हैं, सड़क पूरे बिहार में मुहैया कराए हैं, बिजली मुहैया कराए हैं, पूरे बिहार में शिक्षा की व्यवस्था, गुणवत्ता स्तर आगे बढ़ा है। इसलिए बिहार की जनता अभी पूर्ण रूप से 75% जनता अभी एनडीए की तरफ पूरा आशा अपनी व्यक्त करती है और 2025 में भी पूरा एनडीए गठबंधन प्रचुर मात्रा में पूरे 243 विधानसभा सीटों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी बहुमत के आधार पर एनडीए गठबंधन के जितने घटक दल है चुनाव जीतेंगे और पुनः हम लोग बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे। सभा जी जी, फिर आपका रुख करेंगे, हम हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी के पास भी कुछ सवाल है, लेकिन उन तक जाने से पहले संजय जी से एक सवाल ले लेते हैं, फिर सौरभ जी के पास चलेंगे। संजय जी, जैसा कि आपने अभी रामपुकार सिन्हा जी को भी सुना और प्रमोद जी को भी सुना, प्रमोद जी का तो साफ साफ कहना है कि 25 में तेजस्वी आएंगे, रामपुकार सिन्हा जी नीतीश कुमार को बता रहे हैं, और यहाँ रामपुकार सिन्हा जी ये भी बोल रहे हैं कि आप लोगों का मुद्दा क्या होगा, एजेंडा क्या होगा, ये सब भी क्लियर होना चाहिए। तो क्या लगता है जन स्वराज पद यात्रा जो हो रही थी उसका फायदा कुछ मिलेगा आप लोग को? जन स्वराज का मुद्दा बहुत स्पष्ट है और रामपुकार जी हमारे छोटे भाई हैं, उनको मालूम है प्रशांत किशोर जी पदयात्रा के दौरान हर रोज जनता को अपनी बात कह रहे हैं, उनको उनका मुद्दा समझा रहे हैं। दरअसल पिछले 32 वर्षों से लालू जी नीतीश जी इसी सरकार की चक्की में बिहार की जनता पीसी जाती रही है। लालू जी का आतंक राज सबने देखा है,
और नीतीश जी को ये विकास पुरुष बता रहे हैं। सड़क बन जाना, घर में नल लग जाना अगर विकास है तो तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, एनडीए गठबंधन के नेताओं से कि आखिर 10 वर्षों से नरेंद्र भाई मोदी जी की हुकूमत है दिल्ली में, बिहार में पलायन को क्यों नहीं रोका जा रहा है? बिहार से पिछले 50 वर्षों से निरंतर लोगों का पलायन जारी है। यहाँ रोजगार का साधन नहीं है। शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो गई है। शिक्षा व्यवस्था यही है कि विद्यालय में खिचड़ी बांटे जा रहे हैं, कॉलेज में डिग्री बांटे जा रहे हैं, पढ़ाई कहीं नहीं हो रही है, शिक्षक नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, हर कॉलेज और हर विश्वविद्यालय पंगु बना हुआ है। शिक्षा का यही स्तर है। जानबूझकर साजिश की गई है। पिछले 32 वर्षों से शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर दिया गया है ताकि लोग पढ़े नहीं, विद्वान नहीं बने, काबिल नहीं बने। काबिल बनेंगे तो वो जात पात में नहीं रहेंगे, इन लोगों के धर्म मजहब के फेरे में नहीं रहेंगे, उकसाने में नहीं रहेंगे। ये स्थिति बना दी गई है। अब रही बात जो आप पूछ रहे हैं पदयात्रा का क्या लाभ होगा। पदयात्रा से तमाम बिहार के गांवों में वो अभी 18 महीनों से पदयात्रा कर रहे हैं, आज भी भागलपुर में है। तो पदयात्रा से जनता का जो स्नेह, जो प्यार, जो समर्थन उन्हें मिला है, ये दूसरे गांधी के रूप में बिहार के गरीबों के बीच, बिहार की झोपड़पट्टियों के बीच स्थापित हो गए। आपको मैं बताऊं मैडम कि इन्होंने कहा, हमारे राजद के प्रवक्ता जी ने, कि तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। इनके पूर्व की आतंकराज की सरकार को बिहार की जनता देख चुका है। तेजस्वी जी अगर इतनी ही भीड़ जुटा पाए तो इस पार्लियामेंट चुनाव में कहां चला गया भीड़ उनका, कितनी सफलता उनको मिली, सब कोई जान रहे हैं। तो इसलिए सरकार किसकी बनेगी ये फैसला वक्त करेगा। तय मानिए 25 में जनसुराज इस ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा कि बाकी लोगों को धूल दूषित करेगा, धूल चटाएगा, और ये मुगालते में न रहें। मुसलमान भाइयों को साथ जोड़ करके इनके चलने का क्या फायदा मिला है मुसलमान भाइयों को, ये सारा बिहार का मुसलमान समझ रहा है। जादवों को क्या लाभ मिला सो समझ रहा है। ये परिवारवाद की पार्टियां अब बिहार में नहीं चलने वाली हैं। समाज में तेजी से परिवर्तन आ रहा है, तेजी से बदलाव हो रहा है, और जनसुराज के साथ समाज के सभी वर्गों का तालमेल बैठ रहा है। सभी वर्ग के लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं जो लोग पीड़ित है इन सरकारों की कुव्यवस्था से। एक भी कल कारखाना बिहार में नहीं खोला गया। मजदूरों का पलायन निरंतर जारी है। स्वास्थ्य के लिए पलायन, शिक्षा के लिए पलायन, हर क्षेत्र में पलायन हो रहा है। बिहार में है क्या? लोग भूखे मर जाएंगे अगर बिहार में रहेंगे। दिल्ली, गुजरात, मुंबई, कलकत्ता, आसाम, पंजाब में अगर नहीं जाए रोजी रोटी के लिए तो बिहार के हालात क्या है सबको ही मालूम है। अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं भाजपा के आदरणीय मित्र प्रवक्ता जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग दबाव बनाइए। मैं अपने छोटे भाई राम पुकार जी से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग नीतीश जी के माध्यम से दबाव बनाइए कि आखिर बिहार को इतना उपेक्षित क्यों किया जा रहा है। क्यों नहीं केंद्र सरकार, यहाँ अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा हमारे बिहार में आके कल कारखाने खोल रहे हैं। जो चीनी मिलें चल रही थी लालू जी के राज के समय से जो बंद होना शुरू हुआ सो आज भी बंदे है। किसी ने उसको पुनर्जीवित नहीं किया, बल्कि चीनी मिलों की जमीनें राजनेताओं ने खरीद ली। राजनेताओं ने उसके फुलवाड़ी खरीद लिए। ये स्थिति, ये हालात बने हैं। राम पुकार जी नहीं जानते हैं कि हमारे मोतिहारी के चीनी मिल की जमीन को किस किस ने खरीदा है? और सभी एनडीए के नेता हैं जिन्होंने खरीदा है, एमएलए खरीदा है। क्या क्या कहूं मैं, वो जांच कराए। क्यों नहीं नीतीश जी जांच कराते हैं आखिर इस जमीन को खरीदा किसने है? क्यों उस चीनी मिल को पंगु बनाया गया? किसके साजिश से वो चीनी मिल बंद हुआ? 2 मजदूर आत्मदाह कर लिया अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते लड़ते, और उस पर न्याय नहीं हुआ, उसके लिए जांच नहीं हुई। इसलिए ये बातें लंबी लंबी होंगी ही, इन लोगों की काम नहीं होगा। और बिहार में पलायन, जो बिहार का जो पलायन है वो निरंतर जारी रहेगा। और हम किसी जातीय समीकरण में नहीं है मैडम। हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत् का दृष्टि है। हम आदरणीय कर्पूरी ठाकुर के समाजवाद को लेकर बढ़ते हैं। हम माननीय मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के विचारधारा के साथ
उनकी अलंबरदारी कर रहे हैं। इसलिए हम जात पात की राजनीति नहीं करने वाले हैं। जात पात और धर्म मजहब की राजनीति करने वालों को जवाब देने वाले हैं। समाज के सभी वर्ग हमारे साथ आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी के साथ बड़ी मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ शामिल हो रहे हैं, जिसमें अकलियत के भाई भी हैं, जिसमें अति पिछड़े के लोग भी हैं, जिसमें पिछड़े समाज के लोग भी हैं, सवर्ण समाज के लोग भी हैं। सभी वर्गों का ये तालमेल हो रहा है। ऐसे ही आपने भी कहा है और पहले से भी ये चर्चा में है, जो 50 से 55% लोग बिहार में राजनीतिक विकल्प चाहते हैं। तो आखिर वो लोग हैं कौन? वो इसी बिहार की धरती के हैं। इसलिए हम दावा कर रहे हैं 2 अक्टूबर 2025 को हमारी राजनीतिक पार्टी बनेगी और 25 के चुनाव 2024 में और 25 के चुनाव में हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे अखलाक और बुलंदी के साथ हम चुनाव में आएंगे। चलिए ठीक है संजय जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते जी बिल्कुल, हम शुरुआत संजय जी से ही करना चाहेंगे। संजय जी ये बताइए कि आपको भी पता है कि राजनीति में विश्वसनीयता जो होती है वो काफी महत्वपूर्ण होती है, और आपके नेता जो प्रशांत किशोर हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता जो है वो बचा कर रखी है। जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग पार्टी के साथ, अलग अलग नेताओं के साथ उन्होंने जो काम किया है, तो लोग तो सवाल करेंगे ना कि जीतने के बाद क्या गारंटी है कि आप किसके साथ जाएंगे। कारण आपके संबंध सभी नेताओं से रहा है, सभी पार्टी से रहा है, तो आप किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। बिहार की जनता अभी भी प्रशांत किशोर को लेकर कंफ्यूज है कि अगर मैं इनको वोट दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। हो सकता है ये किसी गठबंधन के तरफ चले जाए, हो सकता है ये जाकर लालू प्रसाद यादव से मिल जाए, हो सकता है बीजेपी के सब पास चले जाए और उनके साथ सरकार बनाने में मदद कर दे। कारण जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो तो आपके नेता का मुझे नहीं लगता है कि काफी अच्छा है। तो मैं कहूं सर? जी सर, बिल्कुल सर। मैं स्पष्ट कर दूं कि आज से 4 साल पहले तक निश्चित रूप से वो रणनीतिकार थे, चुनाव के कुशल रणनीतिकार, कुशल चुनावी प्रबंधक थे। ये उनका उस समय कार्य था और ये बहुतेरे नेताओं के साथ रहे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ रहे, नीतीश जी के साथ रहे, नीतीश जी लालू जी के साथ गठबंधन कराया उन्होंने। वो अभी भी ममता बनर्जी के साथ अभी भी हैं आप लोग। हाँ, कलकत्ता में ममता बनर्जी जी के साथ रहे। तो ये उन समय उनका व्यवसाय था, ये उस समय उनका कार्य था और ये करते थे। जब कलकत्ता का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने एलानिया तौर पर कहा कि अब मैं किसी नेता के लिए रणनीति बनाने का काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये नेता सरकार तो बना लेते हैं उनके प्रयास से, लेकिन आम जनता ठगी की ठगी रह जाती है, उसका लाभ आम जनता को नहीं मिलता है। तो उन्होंने फैसला लिया कि अब मैं बिहार का बेटा हूं, बिहार की धरती पर चलूंगा और बिहारी भाइयों के साथ जो अपमानजनक और जलालत भरी जिंदगी जीने का जो कष्ट झेला जा रहा है बिहारियों द्वारा दूसरे प्रदेशों में, उससे उनको निजात दिलाऊंगा। आपको मैं बताऊं सौरभ भैया कि जब वो विभिन्न प्रदेशों में राजनीति रणनीति के तहत लोगों का चुनाव जिताने जा रहे थे, तो हमारे जितने बिहारी मजदूर हैं, बिहारी लोग हैं, वो उनसे मिलते थे, जाते थे, अपनी पीड़ा बतलाते थे। इनका हृदय द्रवित हुआ और इन्होंने निर्णय लिया। उनकी पहचान भी तो बनी है। अगर प्रशांत किशोर जी अगर नेम फेम है, विश्व स्तरीय अगर व्यक्तित्व है, तो राजनीतिक रणनीति बनाने के चलते ही हैं। इसलिए जब वो लोकप्रिय हो गए, सक्षम हो गए, तो बिहार के लिए फैसला किया कि अब बिहार की जनता का हाथ पकड़ूंगा, किसी राजनेता की मदद न करके बिहार की जनता में सही सोच, सही लोग की तलाश करके एक बेहतर राजनीतिक विकल्प दूंगा और बिहार में परिवर्तन लाऊंगा और बिहार से पलायन रोकूंगा, बिहार के बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, बिहार में शिक्षा के उच्च स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करूंगा और इतना काबिल और इतना सक्षम बिहार को बनाऊंगा कि ये देश के स्तर पर काफी प्रगतिशील राज्य रहेगा, काफी बढ़ा हुआ राज्य रहेगा।
और एक दिन उनका सपना है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब हम सभी बिहारी जो दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं उनको बुलाएंगे, बिहार में ही उनको रोजगार देंगे, और एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता और दिल्ली के लोग आके बिहार में रोजगार मांगेंगे, वो स्थिति पैदा की जाएगी। रही बात उनकी विश्वसनीयता पर, तो विश्वसनीयता पर आप संदेह न करें भाई जी साहब, इसलिए कि वो काम वो छोड़ चुके हैं राजनीतिक रणनीति का। अब वो बिहार को बदलने के लिए और बिहार की जनता का हाथ पकड़ करके ये रणनीति बना के काम कर रहे हैं। पदयात्रा आपने देखा होगा, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतिहास में बताया जाए बिहार में इस तरह से इतनी लंबी दूरी तक, इतने दिनों तक गांव गांव पैदल पैदल चल करके जनता के बीच पहुंचने का काम किसी राजनेता ने नहीं किया, न तो आजादी के पहले न आजादी के बाद। ये काम, इसकी महत्ता को समझना होगा, और जनता में विश्वसनीयता उनकी बरकरार है और तेजी से बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं आपके इस प्रश्न को इस रूप में स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। लेकिन सर, आप ये बता रहे हैं ना कि प्रशांत किशोर जो हैं वो देश के दूसरे गांधी हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी पदयात्रा देखी जाए तो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला जो होता है भैया गांधी ऐसा नहीं कहा, गांधी जी की तरह दूसरे गांधी आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो हैं वो दूसरे गांधी है, लेकिन अगर उनकी पदयात्रा को देखा जाए तो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, लग्जरी गाड़ियां होती है, टेंट जो होते हैं वो लग्जरी होते हैं आप लोगों का, जो वर्कर होते हैं साथ में वो पेड वर्कर होते हैं। नहीं सर, ये कहीं से गलत सूचना आपको मिल गई हुई है। आप जब एक दिन भी हमारे कैंप में रहेंगे, हमने भी 2800 किलोमीटर की पदयात्रा उनके साथ करी है, करीब करीब 9 जिलों में मैं घुमा हूं उनके साथ। आप एक दिन टेंट में रह जाएंगे सर, तो आप सुबह होते ही या रात में ही कहेंगे जल्दी हमको भगाओ, पटना पहुंचाओ। चूंकि कष्टप्रद जीवन है और कोई लग्जरी गाड़ी दो चार गाड़ियां चारों तरफ, तो स्वाभाविक है गाड़ी का इस्तेमाल है, चूंकि हमारे स्कॉर्पियो या इस तरह की गाड़ियां रहती हैं जो कार्यकर्ता को एक जगह से दूसरे जगह, एक कैंप से दूसरे कैंप ले जाने के लिए रहती है। प्रशांत जी कभी गाड़ी पर नहीं चढ़े हैं पदयात्रा के दौरान, पैदल ही चलते हैं। सुबह 7 बजे 8 बजे यात्रा शुरू होती है, 11 बजे, और शाम के 8 बजे 9 बजे रात तक वो यात्रा चलती रहती है। इसलिए कोई लग्जरियस जीवन नहीं है। एक दिन भी कोई सज्जन उस कैंप में रह जाए तो उनको समझ में आ जाएगा जो कितना कष्टप्रद जीवन जीकर हमारे कार्यकर्ता इस यात्रा में है। पेड, जहां तक बात है, पेड स्टाफ नहीं है, सभी स्वयं सेवक हैं जो स्वेच्छा से, कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहा था छोड़ के आया है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा था छोड़ के आया है, कोई इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के आया है। ऐसे लड़के संजय जी लोग तो यही कहते हैं ना कि लोग तो यही कहते हैं ना कि प्रशांत किशोर जो है वो बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। उनका हर स्टेटमेंट जो होता है, उनका जो हर स्टेटमेंट होता है वो महागठबंधन के खिलाफ होता है और कहीं ना कहीं एनडीए के प्रो होता है। उनका जो भी बयान हो, जो भी स्टेटमेंट हो, कोई एक स्टेटमेंट भैया बताया जाए ऐसा नहीं है। हम किसी की बी टीम नहीं है। हमारे लिए जितना भारतीय जनता पार्टी का मैं विरोधी हूं, हम लोग विरोधी हैं, उतना ही राजद के भी विरोधी हैं, क्योंकि दोनों ने बिहार के जनता को ठगा है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकारें 17 वर्षों से चल रही हैं। बीच बीच में कभी राजद के साथ, कभी भाजपा के साथ ये खेल हुआ, लेकिन इनकी सरकारें लगातार चल रही हैं वाजपेयी जी के जमाने से। क्या हुआ बिहार में? मैंने पहले भी कहा है, जो कोई कल कारखाना नहीं खोले गए, शिक्षा की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया गया और पलायन को रोक नहीं पाए ये लोग। गरीबी मुफलिसी बिहार की बढ़ती जा रही है। बिहार देश का सबसे गरीब प्रदेश है, सबसे अशिक्षित प्रदेश है और सबसे कम रोजगार वाला, सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला प्रदेश है। तो इसमें कोई संशय है? ये आंकड़ों की बात है। इसके लिए तो स्पष्टीकरण भाजपा के लोगों को देना चाहिए। इसके लिए जनता दल के लोगों को बताना चाहिए। मैं स्पष्टीकरण दे दीजिए, आपको बता दीजिए। आपको मैं नमस्कार करते हुए यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जन सुराज समान रूप से इन तमाम राजनीतिक दलों का विरोधी है। जिन दलों ने बिहार में शासन तो चलाया, बराबरी का हक जनता को नहीं दिया। आपको सर एक और जानकारी दूं, 100 लोगों में 60% लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन है बिहार में।
उस 60% के बाद जो 40% लोग बचते हैं उसमें 5% लोग हैं जिनके पास अपार जमीन है, और जो संजय जी, 35% मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? प्रशांत किशोर होंगे पार्टी का बताते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा? अब बताते हैं सर। तो 5% 35% जो लोग बचे उनके पास मात्र 2 एकड़ ही जमीन है। ये स्थिति है। बिहार में भूमि सुधार कानून आज तक नहीं लगाया गया। समाजवाद की सरकार थी, लालू जी के नेतृत्व में समाज को एकत्रित करने की बात चल रही थी। कहाँ किए समाजवाद का ढिढोला पीटने वाले लोग? समाजवाद के ढिढोला हमारे नेता नीतीश कुमार जी भी पीटते रहे हैं। कहाँ हुआ भूमि सुधार? आज भी गरीब गरीब ही है, धनिक धनिक है। कोई उपाय नहीं है लोगों को, भाग करके दूसरे जगह पेट पोसता है लोग। बाल बच्चों के जीने के लिए अपने माता पिता भाई बहन सबको छोड़ करके ट्रेन में कसा कसा के जाना पड़ता है। वहाँ ये वो छोटा कमरा में 10 आदमी रहता है। संजय जी, मेरा छोटा सा सवाल है। अगर आपकी पार्टी बहुमत में आती है तो चेहरा प्रशांत किशोर होंगे, मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर बनेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर, चेहरा तो प्रशांत किशोर ही होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के संबंध में उस समय वो निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि प्रशांत किशोर जी बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनना मेरा सपना नहीं है, मेरा सपना बिहार को बदलना है। ठीक है सर, ठीक है। मयंक जी सर, चाहे एनडीए की सरकार हो या फिर महागठबंधन की सरकार, सभी ने बिहार की जनता को ठगने का काम किया। देखिए, सबसे पहले प्रशांत किशोर जी एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है, केस स्टडी है भारतवर्ष की राजनीति के लिए। अभी संजय भैया कह रहे थे कि उनका अब राजनीतिक पेशेवर राजनीति से अब कोई वास्ता नहीं है, तो क्या उन्होंने अपनी आईपैक नामक कंपनी बंद कर दिया, सरेंडर कर दिया, ताला लग गया उसके ऊपर? और अगर नहीं लगा है तो फिर वो अभी कंपनी किस रूप में कार्यरत है? दूसरी बात जो आपने सवाल उठाया सौरभ भैया, कि इनके यहाँ यकीनन ऑन पेड सैलरी इन्होंने, चाहे वकील हो, चाहे कॉर्पोरेट के एम्प्लॉय हो, चाहे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हों, अलग अलग विधा के लोग हों, उनको ऑन सैलरी इन्होंने रखा है, जिनका कि ऑफिस पाटलिपुत्रा पटना में चला करता है। ये एक स्थापित सत्य है जिसको पूरा बिहार जानता है। अब रही बात, इनके थोड़ा पीछे बात करते हैं। ये कोई पहली दफा नहीं है। अगर मैं याद कराऊं तो जदयू में आदरणीय प्रशांत किशोर जी को नंबर 2 का कहिए कि स्थान मिला था जब 2015 के चुनावों के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको ज्वाइन कराया। उस जदयू में रहते हुए, उस कार्यकाल में रहते हुए इन्होंने साउथ में YSRCP के लिए काम किया और बाकायदा KCR के लिए काम किया इन्होंने हैदराबाद में। उसी सेम तरीके से इन्होंने काम किया ममता बनर्जी के लिए, और उसके बाद से और भी अलग अलग साउथ में DMK और सरीखी पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया। तो जब आप किसी राजनीतिक दल में आ गए तो जैसा इन्होंने कहा कि नहीं उनका कोई पेशा नहीं रहा, पेशा बिल्कुल रहा सर, यकीनन रहा। और आपको याद होगा उस समय चंद्रबाबू नायडू की जब सरकार गिरी थी तो उन्होंने इनको बाकायदा बिहारियों से रिलेट करते हुए कहा था कि एक बिहारी डकैत आया जिसने कि यहाँ पे लोगों को भरमा करके और वोट कर लिया। वो हालांकि उनका अपना वक्तव्य हो सकता है। अब रही बात, इन्होंने कहा कि बाकी जब जदयू को छोड़ने के बाद, अभी आपको याद होगा जब 2019 के चुनाव या 20 के जब चुनाव चल रहे थे, उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी से अभी इनकी बात नहीं बन पाई जनसुराज बनने के ठीक पहले, क्योंकि वहां पे इनको जो था वो राहुल गांधी के बाद या राहुल गांधी के सरीखा कमांडिंग अथॉरिटी चाहिए थी, जिस पर कि कांग्रेस पार्टी ऑब्वियस नहीं देती थी। और उन लोगों ने इनको फिर बाहर का रास्ता दिखाया या इन्होंने खुद बाहर जाने का रास्ता चुन लिया। तो ये कहना कि वो अचानक से देश के दूसरे गांधी हो गए हैं, ये तुलना बड़ी अतिशयोक्ति वाली होगी। गांधी जी जो है वो गांधी को समझना और गांधी जी का देश में क्या व्यापक उनका रूप है, उससे मैं उनको कहूंगा कि उनको रिफ्रेन करना चाहिए ऐसे स्लैंग्स यूज करने के लिए। कि गांधी से करने वाले एक और व्यक्ति आए थे जो आज जो है वो महाराष्ट्र में कहिए कि धूल फाँक रहे हैं। अपने ही जो उनके चेले जो हैं जिन्होंने दिल्ली की सत्ता हासिल की, उन्होंने कहा उनको बाहर कर दिया। राजनीति में आइए, बिल्कुल आइए, स्वागत है। आपकी जो बातें हैं वो थ्योरेटिकली बहुत अच्छी हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन कराइए। और आपके पास तो लगभग हर सत्ता में रहने का अनुभव है। आप जिन बिहारियों की बात कर रहे हैं, तो आप जहां भी गए, आप जिन भी राज्यों में गए, वो राज्य हैं जहां पे बिहारी पीटे गए और आपने वहां उन लोगों की सरकारें बनवाई। मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी जब बनी, जब ये उस समय चुनाव प्रबंधन संभाल रहे थे जदयू में रहते हुए, उस समय वो बिहारियों को गुंडा संबोधित करती थी। बिहारी गुंडे आ गए, उन्हें ये कर दूंगी वो कर दूंगी करा करती थी। आपकी उस समय बोलती बंद थी
क्योंकि आपकी कंपनी उस समय लाभान्वित थी। तो अभी ये कहना ठीक है, मैं बिल्कुल व्यवसाय से मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें भी ना किया। लेकिन आरोप मयंक जी, आरोप तो प्रशांत किशोर पर ये लगाया जाता है ना कि ये बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है, फंडिंग जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। अब देखिए, प्रशांत किशोर जी का राजनीतिक उद्भव ही हमारी पार्टी से हुआ है। कहिए जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ थे, उसके बाद इनका उद्भव जो राजनीति में हुआ, फिर ये अपना कार्य करने को स्वतंत्र है। हमने इनकी उस समय सेवाएं ली थी। अब उसके बाद यही वो लोग हैं, प्रशांत अभी भी बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं प्रशांत किशोर बीजेपी को। मेरी बात सुनिए सर, उसी पे आ रहा था। 2015 के चुनाव में जब ये हमसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अलग हुए थे, इन्होंने महागठबंधन का कहिए कि तामील कराने के सबसे बड़े सूत्रधार यही थे। और प्रशांत किशोर जी लिटरली भारत की परिवारवादी पार्टियों के जितने भी युवराज हैं, उनको लॉन्चिंग पैड देने का काम श्री प्रशांत किशोर जी करते आए हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे टीएमसी में अभिषेक बनर्जी हो, चाहे वाईएसआरसीपी में जगन मोहन रेड्डी हो, ऐसा एक भी चाहे उधर डीएमके में स्टालिन हो, ऐसी कोई राजनीतिक पारिवारिक वाली पार्टियां जो है, उनके सबके लॉन्चिंग पैड, उनके सबके कहिए कि करण जौहर स्थापित हुए हैं ये। तो मैं यही कहूंगा कि भाई ठीक है, हमारे हाथों आए थे, इन्होंने हमें एक बार दो बार हमारे खिलाफ भी लड़े हैं, और चुनाव में ऑलरेडी इनको दुनिया ने जो आपने प्रश्न उठाया था विश्वसनीयता का, कभी आप कांग्रेस का नंबर 2 बनना चाहते हैं, जदयू का नंबर 2 आप ठुकरा देते हैं, फिर आप कभी टीएमसी में नंबर 2 बनना चाहते हैं। तो ये जहां भी नंबर 2 से अब नंबर 1 बनने की कवायद में आ रहे हैं, उनका पूरा स्वागत है। आइए, भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव लड़िए, और अगर जनता का मैंडेट आपको मिलता है तो हमें उससे क्या आपत्ति होगी। लेकिन बिहार की जनता को ये ना समझा जाए कि बिहार की जनता में राजनीतिक समझ की कमी है, क्योंकि एक कहावत है कि यहाँ पे हमें ज्ञान न दीजिए क्योंकि हमारा ज्ञान ऑलरेडी ओवरफ्लो कर रहा है। तो बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है, और चाहे वो पंचायत स्तर से लेकर बूथ स्तर तक एक एक छोटा बच्चा भी जो है वो राजनीतिक समझ रखता है, और अपनी राजनीतिक कटिबद्धता या अपना सिलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी उसको बचपन से पता होता है। जी संजय जी, एक बात मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए। राजनीतिक अनुभव भी आपके पास काफी ज्यादा है और पत्रकारिता का भी अनुभव आपके पास काफी ज्यादा है। बिहार की राजनीति को आप भी समझते हैं, कई सालों का अनुभव है आपके पास। मुझे एक बात समझा दीजिए कि बिहार में मैंने जहां तक जो देखा है और समझा है कि बिहार में चुनाव से पहले मुद्दों की बात होती है, लेकिन चुनाव के दिन या चुनाव के दिन जब लोग वोट करने जाते हैं तो उनके जेहन में, उनके दिमाग में केवल जातिवाद हो रहता है। तो आपको लगता है कि इस पूरे मतलब राजनीति में या बिहार में आपको लगता है कि कोई ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन सकता है और लोग उसकी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। देखा जाए, सोच जो बनाई जा रही है, जनसुराज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि सभी लोगों को, जो बिहारी हैं जिन्होंने प्रताड़ना झेली है। बातें बहुत लोग करते हैं, ये बातें बहुत लोग करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात लोग बहुत करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तब फिर जाति समीकरण का ध्यान रखा जाता है, कौन सा क्षेत्र है इसका ध्यान रखा जाता है। तो लास्ट में मुद्दे तो वही आ जाती है ना, केवल जाति समीकरण। तो साधना तो जाति समीकरण साधने का ये लोग, जातिवादी पार्टियों का काम है, वो लोग अपना ये सब करते रहे हैं। हम लोगों की समझ साफ है, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी हम देंगे, संगठन में भी और टिकट में भी। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कई मंचों से इसकी घोषणा कर रखी है कि जिसकी जितनी आबादी है बिहार में, हम उस अनुपात में टिकट का वितरण करेंगे। अति पिछड़े 35% हैं तो उनको 70 सीट मिलनी चाहिए। मुस्लिम 20% है तो उनको 50 सीट मिलना चाहिए। इस तरह से 40 महिलाओं। तो अगर 3% के आसपास अगर ब्राह्मण है तो वो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे हो सकते हैं बिहार में? मैं कहा ना, पहले ही कहा, ये प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। प्रशांत किशोर जी तो सूत्रधार हैं। प्रशांत किशोर जी तो ये परिकल्पना के जनक हैं, संस्थापक हैं जनसुराज के। वो इस तरह की इस संगठन को खड़ा करके बिहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं, बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं। उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं चेहरा नहीं हूँ।
ऐसा बोले बयान हैं। मैं दूंगा आपको, आपके पर्सनल पर भी भेज दूंगा और जनरल भी कहिएगा, मैं चैनल को भी भेज दूंगा। सैकड़ों बार उन्होंने कहा है कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनने नहीं आया हूं, मैं बिहार को परिवर्तित करके बेहतर राज्य और इसकी तकदीर और तस्वीर बदलने आया हूं, हर जनता के भाग्य को क्या निर्माण कराने आया हूं, अभी तक राजनेताओं ने ठगा है उससे मुक्ति दिलाने आया हूं। और उस समय जब हमारा चुनाव होगा, विधायक दल की बैठक होगी, उस समय हम मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेंगे, उस समय मुख्यमंत्री चुनेंगे। अभी तो प्रशांत जी के ही चेहरे पर पूरा प्रशांत जन किशोर सुराज है। चुनाव वहीं लड़ेंगे, हम चुनाव जी लड़ेंगे वो, चुनाव लड़ेंगे वो जी 200 विधानसभा का? ना वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे, अभी तक इस पर नहीं फैसला मुझे नहीं हुआ है, वो स्वयं चुनाव नहीं मुझे लड़ेंगे। अच्छा, मयंक जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं बस इतना सौरभ भैया कह रहा था कि अभी जो आरोप हम पे लगाए गए थे कि हमारी बी टीम है, इनके वायदे और इनके जो महागठबंधन वाले जो स्लोगन्स हैं उनको लेके आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑनरेबल जज साहब ये आरोप मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि इनकी लाइकिंग और इनकी जो कहिए कि थिंकिंग है वो महागठबंधन से ज्यादा मेल खाती है। नहीं 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 नहीं, अभी आरोप मुक्त करने वाला हम कोई नहीं है, बिहार की जनता जज है, ठीक है। और चुनाव में और ही, चुनाव के ये पहले या आरोप चुनाव के बाद पता चलेगा कि कौन किसकी बी टीम है। भैया सौरभ सर, ये कोई किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए, हम किसी की बी टीम नहीं है और न थे सर, न जो है। जनता अब कह जो रही है आरोप, वही मैं कह रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ ठीक नहीं है, कर रहा हूं ठीक सर, है, समय की चूंकि कमी जी। राजद के लोग ये दुष्प्रचार करते हैं, करने दीजिए, हमको इसकी चिंता नहीं है, हम किसी की बी टीम नहीं चलिए, है। प्रमोद जी और भी कुछ हमारे यहाँ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से हाँ, प्रमोद जी अपनी बात पाटलिपुत्र पूरी में करें। कार्यकर्ताओं का दफ्तर है देखिए, पार्टी का, वो पे रोल पर लोग नहीं। जी देखिए बोला सौरभ जी, जी। बहुत सारी बातों को तो आपने ही कहने का काम किया, और किस परिस्थिति में प्रशांत किशोर जी कभी भाजपा कभी जदयू और कहां कहां जाते हैं, तो वो बतलाने का आपने काम किया। अब भैया रही सवाल, वो उनकी उस समय अब राजनीतिक संजय जी रणनीतिकार थे, इस हैसियत से कर सुनिए रहे ना, थे। संजय जी बात तो वही सुन ना, लीजिए ना, इतना देर से तो आपका प्रवचन हम सुन रहे हैं, थोड़ा धैर्य रख ठीक करके है, ठीक है सुनिए। प्रमोद जी ठीक हाँ, है, समय की बोलिए। कमी है, अपनी बात पूरी कीजिए जी। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, ये अभी जो मयंक मौली जी कह रहे थे, तो जनता दल यूनाइटेड के जो सेकंड नंबर उनको बनाया गया था, तो किसके कहने पर बनाया गया था ये भी पब्लिक डोमेन में है, ये भी बतलाने की जरूरत नहीं है। और आप देखिए ये लोग अपना ज्ञान चक्षु को किस तरह से बंद करके रखते हैं कि 2000, ये अभी मयंक मौली जी जो बोल रहे थे कि तेजस्वी जी को लॉन्च करने का काम, तेजस्वी जी 2011-12 में आते हैं। सौरभ जी आपको तो सारी बातें पता है, किस प्रकार से बिहार में शिक्षा व्यवस्था एवं युवाओं के भविष्य पर एक सेमिनार हुआ था पटना के तारामंडल में। और सुनिए, भैया, अरे सुनिए ना, आपको इशारा, जानकारी नहीं है, आप सुनिए पहले। प्रमोद जी उनका इशारा 2015 के तरफ होगा कि प्रशांत किशोर उस वक्त आप लोगों के साथ थे और आप लोगों ने सरकार बनाई थी बिहार में। बिल्कुल, तो वो जो हम लोगों का जो है संघर्ष जो है, वो क्या प्रशांत किशोर जी के आने से, प्रशांत किशोर जी जदयू ज्वाइन किए थे ना, ये भी समझने का जरूरत है। और जिस प्रकार से अभी जातीय हम लोगों की जो महागठबंधन की 17 माह की सरकार रही, उसमें जातीय गणना कराया गया, और आप देखें कि आरक्षण के दायरा को बढ़ा करके 75% किया गया। तो ये जिस प्रकार से बातें कह रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2020 के विधानसभा के चुनाव में भी वो वायदा करने का काम किया, 17 माह के अल्पकाल में काम करने का काम किया। और उसी प्रकार से अभी जब 2025 का जब चुनाव होगा, नहीं, आप सीधे तौर पर बता दीजिए ना प्रमोद जी, आप खुद को लॉन्च कर रहे हैं प्रशांत किशोर, तो आपको लगता है कि मजबूती के साथ लॉन्च हो पाएंगे? ये भूल जाइए कि किसको उन्होंने लॉन्च किया नहीं किया, अब वो खुद लॉन्च होना चाहते हैं। देखिए, बिहार की जनता सारी चीजों को भली भांति समझ रही है, और बिहार की जनता पहले ही मन बना चुकी है कि 2025 के चुनाव में आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अपना मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करती है। उनके क्रियाकलाप जो 17 माह के रहे हैं, उस क्रियाकलाप में उन्होंने दिखलाने का काम किया है। और उन्होंने तो कहा कि अभी तो मैंने अपनी क्षमता का 10% ही उपयोग करने का काम किया है। तो वो पूरा 100% बिहार की जनता देखना चाहती है, और जो निकट भविष्य में चुनाव होगा बिहार विधानसभा के चुनाव में, उसमें जनता हम लोगों को अपना आशीर्वाद और जन विश्वास देने का काम करेगी।
तो देखा आपने सबा, सभी लोग हमारे साथ थे, सभी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ थे, सभी लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर के आने पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सच्चाई है कि प्रशांत किशोर अगर 2 साल से मेहनत कर रहे हैं और उनका जो विजन है, कई पार्टियों के लिए उन्होंने काम भी किया है और प्लानिंग उनकी काफी अच्छी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले के प्रशांत किशोर और अब के प्रशांत किशोर में अंतर है। पहले प्रशांत किशोर एक प्लानिंग करते थे, रणनीतिकार थे, लेकिन अब प्रशांत किशोर एक नेता बन चुके हैं, उनकी पार्टी बन चुकी है। निश्चित रूप से उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लोगों को समय लगेगा उन पर विश्वास करने के में, लेकिन 2025 अभी काफी टाइम है और काफी मेहनत भी मुझे लगता है प्रशांत किशोर को करना पड़ेगा। नतीजे क्या आएंगे इसके लिए सबको इंतजार करना पड़ेगा। चलिए ठीक है सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल कभी नेताओं के लिए जीत का एजेंडा बनाने वाले पीके अब खुद अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, जिससे उनको ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन हाँ, इससे एक बात जरूर है कि इससे आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। नमस्कार।